तो कल तक हमने एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट चैप्टर में जो रोमन एम्पायर के थ्री मेन पिलर्स हैं, किंग, सेनेट और आर्मी, उनके बारे में हमने डिटेल्स पढ़े। आज हम लोग उसके ऊपर और बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि किस तरीके से रोमन एम्पायर धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहा, उसमें करेंसी क्या थी और किस तरीके से जो सेनेट क्लास थी उनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगा और प्रोविंसेस में पावर बढ़ने लगी। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल और आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप डाउन अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। तो कल की क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी, जैसे कि हमने देखा कि रोमन एम्पायर के तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। जो पहला इम्पॉर्टेंट पिलर है वो ऑब्वियसली राजा है, किंग है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है वो सेनेट क्लास है, यानी कि द वेलियस लोग, जो नोबिलिटी क्लास थी रोमन एम्पायर की, वो है। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट क्लास है वो ऑब्वियसली आर्मी है, और रोमन एम्पायर के पास एक प्रोफेशनल आर्मी थी। तो ऑल इन ऑल हमने ये देखा कि रोमन एम्पायर के जो शुरू के जो 200 साल थे वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहे, स्टेबिलिटी ज़्यादा रही, क्योंकि ना ज़्यादा इंटरनल वॉरफेयर हुआ ना ही कोई एक्सटर्नल वॉरफेयर। नाउ मूविंग ऑन, धीरे धीरे करके जो रोमन एम्पायर है वो ग्रेजुअली एक्सटेंड करता गया, है ना। जो रोमन एम्पायर है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, बट धीरे धीरे करके वो और भी ज़्यादा अपनी जो बाउंड्रीज पे जो टेरिटरीज थी उनको अब्जॉर्ब करता रहा। स्पेशली जो डिपेंडेंट किंगडम्स थी रोमन एम्पायर के ऊपर, जो नियर ईस्ट में थी, उन डिपेंडेंट किंगडम्स को ये अब्जॉर्ब करता रहा। तो बेसिकली अगर हम लोग मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नियर ईस्ट का मतलब है जो पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के जो ईस्टर्न डायरेक्शन पे है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एशिया का जो पार्ट है ये रोमन एम्पायर में नियर ईस्ट कहलाएगा। तो नियर ईस्ट में जितने भी डिपेंडेंट किंगडम्स थे, डिपेंडेंट किंगडम्स बेसिकली इसका मतलब होता है जो क्लाइंट्स होते हैं, राइट। क्लाइंट्स बेसिकली वो वाले किंगडम्स होते हैं जिनको जो रोमन एम्पायर था वो फ्रीडम देता था, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करने की परमिशन देता था। बट एट द सेम टाइम कंडीशन ये रहती थी कि इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर जब भी रोमन एम्पायर कभी किसी एक्सटर्नल वॉर में है तो इन किंगडम्स का काम ये होता था कि रोमन एम्पायर को वो अपनी आर्मी देंगे जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होंगी। तो ऐसे जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे वो नियर ईस्ट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा थे। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे रोमन एम्पायर और ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनता गया, वो धीरे धीरे करके इन डिपेंडेंट किंगडम्स को भी अपने एम्पायर में जोड़ता चला गया। इसमें से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हेरोड्स किंगडम। तो मोस्ट ऑफ जो ये जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे, इंक्लूडिंग द हेरोड्स किंगडम, ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे। और हेरोड किंगडम में तो कहा जाता है कि इनको जैसे ही रोमन एम्पायर ने अपने किंगडम में या अपने एम्पायर में इंक्लूड किया, इनको सालाना 5.4 मिलियन दिनारी इनको टैक्स के रूप में मिलने लगा। इसका मतलब ये था कि ये जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे इनके पास काफ़ी पैसा था, और रोमन एम्पायर में जुड़ने की वजह से रोमन एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा इससे फाइनेंशियल फ़ायदा होता था। अब दिनारी अगर आपको नहीं पता तो दिनारी आपको पता होना चाहिए। दिनारी बेसिकली सिल्वर कॉइन है, और ये रोमन की करेंसी हुआ करती थी। सिल्वर कॉइन है जिसमें 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर होता था। ओके, सो ये आपको याद रखना है, 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर। अब आगे क्या हुआ, जो ये रोमन एम्पायर है, अब ये बहुत बड़ा एम्पायर है। जैसे आप इंडिया के बारे में जानते हो, जो इंडिया है अगर उसको गवर्न करना है तो इंडिया इतने सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। तो उसी तरीके से पूरे के पूरे रोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी उनको प्रॉपर प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किया जाता था, यानी कि पूरा जो एरिया था रोमन एम्पायर का उसको प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किया जाता था, एंड ऑफ कोर्स उनको टैक्स किया जाता था। तो जो टैक्स का जो पैसा आता था वो आपको जानते ही हैं कि वो एम्पायर चलाने के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रोमन एम्पायर इतना पीसफुली आगे बढ़ता रहा। नाउ अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर क्रॉप अप होता है कि इतना बड़ा रोमन एम्पायर, हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर वन एम्परर कि वो इतने टाइम तक के लिए वो इस रोमन एम्पायर को अपने अंडर कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख चुके हैं कि जो रोमन एम्पायर है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, राइट। इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे एथनिसिटी के लोग, इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एरिया है रोमन एम्पायर का वो हम लोग पहली ही क्लास में देख चुके हैं कि इतना बड़ा है। तो हाउ वाज इट
पॉसिबल कि जो एक राजा है रोमन एम्पायर का वो काफी समय तक इस रोमन एम्पायर को साथ में रोके रखे, उसको साथ में एक सूत्र में बांध के रखे। तो इसका जो आंसर है वो है अर्बनाइजेशन। बेसिकली जो रोमन एम्पायर में अर्बनाइजेशन चल रहा था, यानी कि जो अर्बन सेंटर्स थे उनके थ्रू रोमन एम्पायर के किंग के लिए पॉसिबल था कि वो इतने बड़े एम्पायर को चला सके। तो अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जो इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर्स थे, यानी कि जो अर्बन सिटीज थी जो कि मेडिटेरेनियन सी के शोर पे थी मोस्टली, एग्जाम्पल के तौर पे कार्थाज सिटी ले लीजिए या अलेक्जेंड्रिया ले लीजिए या एंटीओक सिटी ले लीजिए, इन सिटीज के थ्रू ही जो एम्पायर होता था वो विलेजेस को टैक्स कर पाता था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस मैप को देखेंगे तो आप इन सिटीज को खोज लेंगे। ये बेसिकली है कार्थाज, आप लोग देख सकते हैं, ये अलेक्जेंड्रिया है, ये एंटीओक है। तो इन सिटीज के पास जितना भी एरिया होता था, वो विलेज एरिया, जो कंट्री साइड एरिया होता था, इन सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि वो उन एरियाज को टैक्स करके जो मनी कलेक्ट होता है वो एम्पायर को, यानी कि जो मनी कलेक्ट होता है वो राजा को सबमिट करें। ठीक है, तो इन सिटीज की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि जो रोमन एम्पायर है वो अपने कंट्री साइड यानी कि विलेज एरियाज को टैक्स कर पाए। तो अब इस टैक्स करने के प्रोसेस में जो रोमन एम्पायर की मदद करते थे वो थे लोकल अपर क्लास, यानी कि इन सिटीज में जो भी अपर क्लास के लोग थे या जो भी इन्फ्लुएंशियल इस एरिया के लोग हुआ करते थे, वो एक तरीके से स्टेट के साथ अग्रीमेंट कर लेते थे कि हम आपके लिए टैक्स कलेक्ट करके देंगे, और इन रिटर्न फॉर द सर्विस जो स्टेट के लिए कर रहे हैं, यानी टैक्स कलेक्शन की जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, उसके बदले जो रोमन एम्पायर है वो उनको टैक्स का कुछ हिस्सा एज अ सैलरी देगा। तो इस तरीके का जो अग्रीमेंट था, इसमें लोकल अपर क्लास जो थी वो कोलैबोरेट करती थी रोमन एम्पायर के साथ, ताकि वो जो अपने आसपास के जितने भी विलेज एरियाज हैं या कंट्री साइड है उसको टैक्स करके उसका जो मनी है वो स्टेट को सबमिट कर सके। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये जो लोकल अपर क्लास थी पहले, जिनका पहले कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता था, पर इनके कोलैबोरेशन की वजह से धीरे धीरे करके इनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया, और इसी तरीके से शुरू हुआ द शिफ्ट ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस। यानी कि पहले जो पावर थी वो सिर्फ रोम के पास थी, यानी कि रोम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रोम है वो सेंटर था पावर का, और यहीं पे जो सेनेट क्लास थी, जो वेल्दियस्ट लोग हुआ करती थी, सिर्फ उनके पास पावर होती थी। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोकल क्लास को लेने लगे जो डिफरेंट सिटीज में रहते थे, इस तरीके से जो पावर है वो धीरे धीरे यहाँ पे इन लोकल अपर क्लासेस के पास जो कि प्रोविंसेस में है उनकी तरफ शिफ्ट होने लगी। तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो सिर्फ रोम में बैठे हुए लोग थे उनकी पावर कम होती गई, उसी के साथ साथ जो पावर प्रोविंशियल जो लोकल अपर क्लासेस हैं उनकी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करके जिस तरीके से ये लोकल अपर क्लास और भी ज्यादा स्ट्रांग होती गई, ये लोग और भी ज्यादा आर्मी में रिक्रूट होने लगे, आर्मी में इंपॉर्टेंट पोजीशन इनको मिलने लगी। सिर्फ आर्मी ही में ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में भी इनको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिलने लगी, और ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, और कभी कभी सेनेटोरियल क्लास से भी ज्यादा पावरफुल हो गए। इस प्रोसेस में जहाँ पे ये प्रोविंशियल जो लोग हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे थे, स्ट्रांग हो रहे थे, इनको सपोर्ट मिला किंग का भी। जब हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे, मैंने बोला था जो किंग था इसने बेसिकली एक रिपब्लिक को चेंज किया था मोनार्की में। तो जो पहले जो सेनेट था, सेनेट के पास सारी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जब रोमन एम्पायर एक रिपब्लिक था, राइट। पर बाद में जब रोमन एम्पायर एक प्रिंसिपेट सिस्टम शुरू हो गया, यानी कि एक मोनार्की बन गई, तो यहाँ पे किंग को हमेशा टेंशन रहती थी कि कहीं जो सेनेट क्लास है वो उसके खिलाफ ऑपोजिशन शुरू ना कर दे। तो जब वो जो किंग्स होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं कि सेनेट की पावर कम होती जा रही है और जो लोकल लोग हैं वो सेनेट को चैलेंज कर रहे हैं पोजीशन के लिए, तो जो किंग है उसने भी इसी प्रोसेस को सपोर्ट किया। उसने भी बल्कि सेनेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम ज्वाइनिंग द मिलिट्री कमांड, यानी कि जो सेनेटोरियल क्लास थी उनके पास अब फ्रीडम नहीं थी कि वो मिलिट्री कमांड को जोड़ सके, और उसके अलावा उन्होंने फोरबेट कर दिया सेनेटर्स को फ्रॉम सर्विंग
इन द आर्मी। ओके, तो इस तरीके से ये इस राजा का काम था, यानी कि राजा का नाम था गैलिनस, जो 253 से 268 सीई तक रूल किया। इसने इंटेंशनली एक्सक्लूड कर दिया सेनेटर्स को फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी, सर्विंग इन द मिलिट्री। इससे उसने ये इंश्योर किया कि सेनेटर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं रहे और फ्यूचर में भी वो कोई कोशिश ना कर पाए किंग की पावर्स छीनने के लिए। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रोमन एम्पायर। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।